ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और अद्भुत जगह है। इसकी कहानी सबसे शानदार कहानी है जो कभी कही गई हो। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फैली हुई है। ये इतनी दूरियों तक फैली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी हमारी भी कहानी है। हम सचमुच में इस कॉस्मोस के बच्चे हैं। हमारे शरीर के एटम्स दूर के सितारों में बने थे। यूनिवर्स को समझना खुद को समझना है। ये एक खोज की जर्नी है, ज्ञान की एक तलाश। हम समय में एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं। हम बिल्कुल शुरुआत तक वापस जाएंगे, क्रिएशन के एक पल तक। हम गैलेक्सीज को जन्म लेते देखेंगे। हम सितारों को शानदार आग की तरह जलते हुए देखेंगे। हम अपने सोलर सिस्टम के बनने को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा अपना सन, हमारे प्लैनेट्स और हमारी प्यारी अर्थ। फिर हम जीवन की शुरुआत देखकर हैरान होंगे। जीवन अपनी सारी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के साथ। जरा इसके विशाल स्केल के बारे में सोचो। यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तारे हैं और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। कॉस्मोस हमारे जिज्ञासु दिमागों का इंतजार कर रहा है। चलो अब साथ मिलकर इस इनक्रेडिबल एडवेंचर को शुरू करते हैं। हमारा यूनिवर्स एक इवेंट से शुरू हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। यह पहले से मौजूद स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था। इसे कुछ अलग तरह से सोचो। यह खुद स्पेस का ही एक्सपेंशन था। सब कुछ, सारी एनर्जी, सारा मैटर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था। वो एक बहुत ही छोटी, गर्म और डेंस अवस्था में था। यह हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन पॉइंट था, एक बहुत गहरे क्रिएशन का पल, स्पेस और टाइम की शुरुआत। इमेजिन करो यूनिवर्स की सारी एनर्जी एक एटम से भी छोटे पॉइंट में दबी हुई। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सोच भी नहीं सकते, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डिग्रीज। इस अवस्था को कभी कभी सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। फिजिक्स के हमारे मौजूदा नियम यहां काम नहीं करते। वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में टूट जाते हैं। लेकिन इसी पॉइंट से वो सब कुछ निकला जिसे हम जानते हैं। ये परम शुरुआत थी, एक कॉस्मिक बीज। पहले सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड हुआ। इस पीरियड को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपैंड हुआ। जैसे जैसे ये एक्सपैंड हुआ, ये ठंडा होने लगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स बनने लगे। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स सामने आए। शुरुआती तेज एक्सपेंशन के बाद यूनिवर्स बढ़ता रहा। ये ठंडा भी होता रहा। ये ठंडा होना बहुत जरूरी था। इससे नई चीजें हो पाई। ग्रेविटी, वो फोर्स जो चीजों को एक साथ खींचती है, उसने अपना धीमा काम शुरू किया। उसने कॉस्मोस को आकार देना शुरू किया। उसने मैटर को ज्यादा घने रीजन्स की तरफ खींचा। यूनिवर्स पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं था। उसमें छोटे छोटे अंतर थे। डेंसिटी में ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्हें कॉस्मिक बीज की तरह समझो। ये वो जगहें थीं जहां थोड़ा ज्यादा मैटर था। ग्रेविटी ने इन रीजन्स की तरफ और मैटर खींचा। बहुत लंबे समय के दौरान ये बीज बड़े होते गए। वे बड़ी स्ट्रक्चर्स की नींव बने। स्ट्रक्चर्स लाइक गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स का शानदार आर्किटेक्चर इन्हीं शुरुआती लहरों से बनने लगा। लगभग 3,80,000 साल तक यूनिवर्स अभी भी बहुत गर्म था। इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ जुड़ नहीं सकते थे। लाइट पार्टिकल्स, फोटॉन्स इधर उधर टकराते रहे। वे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिखर जाते थे। यूनिवर्स ओपेक था, जैसे घना कोहरा। फिर यह इतना ठंडा हो गया कि एटम्स बन सकें। ग्रेविटी ने पूरे कॉस्मोस में अपना काम बिना रुके जारी रखा। इसने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े बड़े बादलों को एक साथ खींचा। इन विशाल बादलों को मोलेकुलर क्लाउड्स कहते हैं। ये यूनिवर्स की स्टेलर नर्सरीज हैं, यानी तारों के जन्म की जगह। इन ठंडे अंधेरे बादलों के अंदर कुछ कमाल का होता है। इस कच्चे माल से नए तारे जन्म लेते हैं। ये क्रिएशन की भट्टियां हैं, रीजन्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। इन बादलों के अंदर ज्यादा घने रीजन्स और ज्यादा सिकुड़ने लगते हैं। वे और ज्यादा गैस और डस्ट खींचते हैं। इन सिकुड़ते हुए कोर्स को प्रोटोस्टार्स कहते हैं। जैसे ही वे सिकुड़ते हैं, वे गर्म हो जाते हैं। उनके सेंटर में प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। इमेजिन करो कि तुम गैस की एक बॉल को दबा रहे हो। वो और गर्म और छोटी होती जाती है। ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। ये प्रोटोस्टार्स अभी सच्चे तारे नहीं हैं। वे न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं चमकते। आखिरकार एक प्रोटोस्टार का कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। टेम्परेचर लाखों डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस पॉइंट पर एक नया प्रोसेस शुरू होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ दबाया जाता है। वे जुड़कर हीलियम एटम्स बनाते हैं। सेक्शन 5,
हमारा कॉस्मिक पड़ोस सोलर सिस्टम की सुबह। चलो कॉस्मिक टाइम में आगे बढ़ते हैं। पहले तारों के जलने के बाद बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी द मिल्की वे अब एक मैच्योर स्पाइरल है। ये तारों, गैस और डस्ट का एक चहल पहल वाला शहर है। इसके एक स्पाइरल आर्म में एक नई कहानी शुरू हुई, हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। ये लगभग 4.6 बिलियन साल पहले शुरू हुई। कॉस्मिक हिसाब से ये हाल ही की बात है। हमारा घर बनने वाला था। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म एक विशाल बादल से शुरू हुआ, इंटरस्टेलर गैस और डस्ट का बादल। इस बादल को अक्सर सोलर नेबुला कहा जाता है। ये ठंडा और बहुत बड़ा था। किसी चीज ने इस शांत बादल को डिस्टर्ब किया, शायद पास के किसी फटते हुए तारे का शॉकवेव, एक सुपरनोवा। इस डिस्टर्बेंस की वजह से बादल सिकुड़ने लगा। ग्रेविटी ने कमान संभाली, मटेरियल को अंदर की ओर खींचते हुए। यह सबसे पहला कदम था। जैसे ही सोलर नेबुला सिकुड़ा, वो घूमने लगा, जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ अंदर खींचता है। जितना ज्यादा वो सिकुड़ा, उतनी ही तेजी से घूमा। इस घूमने की मोशन से बादल चपटा हो गया। सेक्शन 6, एक तारे का जन्म, सन की आग से भरी शुरुआत। सिकुड़ते हुए सोलर नेबुला का घना सेंटर मटेरियल जमा करता रहा। यह बड़ा और ज्यादा मैसिव होता गया। यह सेंट्रल ऑब्जेक्ट एक प्रोटोस्टार था। अभी हमारा जाना पहचाना सन नहीं, यह अभी भी गर्म हो रहा था। इसके कोर के अंदर प्रेशर लगातार BRH रहा था। यह इसके डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल दबाव का पीरियड। एनर्जी बन रही थी, लेकिन अभी फ्यूजन से नहीं। इस प्रोटोस्टार का कोर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रेशर बहुत ज्यादा था, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलियंस गुना ज्यादा। ये एक्सट्रीम कंडीशंस जादू होने के लिए जरूरी हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का जादू। यूनिवर्स गवाह बनने वाला था जन्म का, एक ऐसे तारे का जन्म जो जीवन को सपोर्ट करेगा। हमारा अपना सन जलने की कगार पर था। फिर वो पल आया। सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन एटम्स, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, वो फ्यूज होने लगे। वे जुड़कर हीलियम एटम्स बनाने लगे। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ता है। सेक्शन 7, अर्थ का आगमन एक फीका नीला बिंदु आकार लेता है। जवान धधकते सन के चारों ओर मटेरियल की डिस्क इवॉल्व होती रही। धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। इस प्रोसेस को अक्रीशन कहते हैं। छोटे पार्टिकल्स जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बनाने लगे। ये बढ़कर कंकड़ जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स बन गए, फिर पत्थर जितने बड़े और आखिरकार किलोमीटर जितने बड़े पिंड। इन बड़े पिंडों को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये भविष्य के प्लैनेट्स के बीज थे। हमारी अर्थ इसी तरह शुरू हुई। ये प्लैनेटेसिमल्स बहुत सारे थे। वे डिस्क में सन के चक्कर लगाते थे। उनके रास्ते अक्सर टकराते थे। कॉलिजन्स आम थीं और अक्सर जोरदार होती थीं। कभी कभी प्लैनेटेसिमल्स टूट जाते थे, दूसरी बार वे जुड़कर और बड़े हो जाते थे। लाखों सालों में अनगिनत टक्करों से बड़े पिंड बने। ये प्रोटोप्लैनेट्स थे। अर्थ ऐसी ही टक्करों से बनी। ये एक कायोटिक और एनर्जेटिक प्रोसेस था, एक प्लैनेटरी कंस्ट्रक्शन साइट। अर्थ सोलर सिस्टम के एक खास रीजन में बनी। इस रीजन को अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, या हैबिटेबल जोन। यह सन के बहुत पास नहीं है, इसलिए बहुत गर्म नहीं है। यह सन से बहुत दूर नहीं है, इसलिए बहुत ठंडा नहीं है। सेक्शन 8, जीवन की भट्टी अर्थ रहने लायक बनती है। सैकड़ों मिलियन सालों में जवान अर्थ ठंडी होने लगी। स्पेस से होने वाली भारी बमबारी धीरे धीरे कम हो गई। जैसे ही सरफेस ठंडा हुआ, एक सॉलिड क्रस्ट बनने लगी। ये एक ज्यादा स्टेबल प्लैनेट की ओर एक बड़ा कदम था। वोल्केनोज इस दौरान बहुत एक्टिव थे। उन्होंने अर्थ के अंदर से गैस छोड़ी। इन गैस से शुरुआती एटमॉस्फेयर बनने लगा, लेकिन यह ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जिसमें हम सांस ले सकें। पानी जीवन के लिए जरूरी है। अर्थ का पानी कहां से आया? साइंटिस्ट मानते हैं कि यह 2 मेन सोर्सेज से आया। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स, जो बर्फ से भरे थे, अर्थ से टकराए। उन्होंने काफी मात्रा में पानी पहुंचाया। साथ ही वोल्केनोज ने पानी की भाप छोड़ी। जैसे अर्थ और ठंडी हुई, यह पानी की भाप कंडेंस हो गई। ये लाखों सालों तक बारिश बनकर गिरी। इस बारिश ने गड्ढों को भर दिया और पहले ओशंस बनाए। विशाल ग्लोबल ओशंस बन गए। शुरुआती एटमॉस्फेयर आज से बहुत अलग था। इसमें शायद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस थी, मीथेन, अमोनिया और पानी की भाप भी मौजूद थी। फ्री ऑक्सीजन बहुत कम थी। इस एटमॉस्फेयर ने नए ओशंस के साथ मिलकर एक यूनिक एनवायरनमेंट बनाया। सेक्शन 9,
अस्तित्व की सिम्फनी, जीवन का उदय और हमारा कॉस्मिक महत्व। जीवन की उत्पत्ति का एकदम सही समय और तरीका एक गहरा साइंटिफिक सवाल बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले जीवन उभरा। पहले जीवन के रूप बहुत सिंपल थे, शायद सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शायद वे गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास गर्म मिनरल से भरपूर पानी में पैदा हुए, या शायद धूप से भरे उथले तालाबों में। इन छोटे पायोनियर्स ने एक महागाथा शुरू की, एवोल्यूशन की कहानी। एक बार जीवन प्रकट हुआ तो वो बदलने लगा। उसने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाला। वो नए रूपों में डाइवर्सिफाइड हुआ। एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट था फोटोसिंथेसिस। कुछ शुरुआती जीवों ने सनलाइट का इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने इसे एनर्जी में बदला। इस प्रोसेस ने ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में छोड़ा। बिलियंस ऑफ ईयर्स में इस ऑक्सीजन ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदल दिया। ईसू ने वो हवा बनाई जिसमें हम आज सांस लेते हैं। ईसू ने और कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए रास्ता बनाया। जीवन ने अपने ग्रह को खुद आकार देना शुरू किया। जीवन का सफर लंबा और फैसिनेटिंग रहा है, सिंपल सेल से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक, पानी के जीवन से लेकर जमीन पर चलने वाले जीवों तक। तेजी से डाइवर्सिफिकेशन के दौर भी आए हैं, मास एक्सटिंक्शंस भी हुए हैं, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने कई स्पीसीज को खत्म कर दिया। फिर भी जीवन ने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। ये बहुत ही रेजिलिएंट और अडेप्टेबल है।